तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो ट्रेन में अगर हम लोग देखें 4 तरीके के ब्रेक होते हैं। पहला जो ब्रेक होता है वो होता है सर्विस ब्रेक, दूसरा जो ब्रेक होता है वो होता है होल्डिंग ब्रेक, तीसरा जो ब्रेक है वो है पार्किंग, और जो लास्ट वाला जो ब्रेक होता है वो होता है इमरजेंसी ब्रेक। अभी हम लोग ट्रेन में जो ब्रेकिंग जो लग रही होती है वो या तो मैकेनिकल सोर्स के वजह से लगेंगी या तो इलेक्ट्रिकल सोर्स के वजह से लगेंगी, राइट। जब हमारी ट्रेन सर्विस, सबसे पहला ये सर्विस ब्रेक क्या होता है, जब हमारी ट्रेन सर्विस में होती है। सर्विस में होती है इसका मतलब जब हम लोग ट्रेन को चला रहे होते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे स्टेशन से तीसरे स्टेशन ले जा रहे होते हैं, तो ऐसे केस में जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं ट्रेन में, तो जो ब्रेक होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस ब्रेक, राइट। तो सर्विस ब्रेक में हम लोग बेसिकली न्यूमेटिक ब्रेक भी अप्लाई कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग भी अप्लाई कर रहे होते हैं। न्यूमेटिक ब्रेकिंग जैसे कि जो एयर प्रेशर होता है उसके थ्रू ब्रेक हम लोग अप्लाई करते हैं। जो एयर प्रेशर होता है वो बेसिकली ब्रेक पैड पे जाके लगता है। जैसे कि हमें पता है जो साइकिल्स होती है, साइकिल या फिर बाइक होती है, तो साइकिल में बेसिकली होता क्या है, ब्रेक शू लगा होता है। तो जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो ब्रेक शू है वो व्हील की रिम के कांटेक्ट में आता है, जिसके वजह से हमारी जो साइकिल या फिर जो बाइक है या फिर कोई जो कार है वो क्या होती है, वो रुक जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है। हमारे पास ट्रेन में बेसिकली ब्रेक शू लगा होता है। वो जो ब्रेक शू होता है वो ऑपरेट होता है एयर प्रेशर के थ्रू। तो जब हम लोग हाई अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे कि इसमें जो ब्रेक शू होता है वो ब्रेक डिस्क के कांटेक्ट में आता है। ब्रेक डिस्क को क्या कर देता है, लॉक कर देता है, जिसके वजह से होता है कि हमारी जो ट्रेन है उसमें ब्रेक लगता है, राइट। तो ये तो हमने न्यूमेटिक ब्रेकिंग के बारे में बात किया, जिसमें हम लोग हाई प्रेशर एयर को ब्रेक पे लगाते हैं, ब्रेक शू पे लगाते हैं और जो ट्रेन है उसमें ब्रेक लगता है। दूसरा जो ब्रेकिंग है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग है। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में होता क्या, जब हम लोग ट्रेन में ब्रेक लगाते हैं तो ऐसे केस में होता क्या, जो मोटर है वो जनरेटर के तौर पर काम करती है। और ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मोटर जनरेटर के तौर पर काम करती है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम लोग OHE में फीडबैक कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, OHE में हम लोग सप्लाई को फीडबैक नहीं करते, क्योंकि अगर हम लोग एक कॉमन से इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल अगर अप्लाई करें तो OHE से ग्राउंड के बीच का जो पोटेंशियल होता है बहुत ज़्यादा होता है, और हमारी मोटर के पास उतनी टेंडेंसी नहीं होती कि उतना करंट बना पाए। जब हम लोग ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे, मोटर जनरेटर के तौर पर काम करेंगे और उतना करंट बना ही नहीं पाएंगी कि वो करंट को हम लोग ग्राउंड से OHE ट्रांसफ़र कर दें। अभी अगर हमें करंट को अगर ग्राउंड से OHE ट्रांसफ़र करना है तो ऐसे केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ग्राउंड टू OHE वो बेसिकली 25 किलोवोल्ट से भी ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके जो करंट होगा ग्राउंड से OHE, मतलब ट्रेन से OHE हम लोग सर्कुलेट कर पाएंगे। तो यही रीज़न की वजह से ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो ट्रेन की जो मोटर है जनरेटर के तौर पर काम करती है। ट्रेन में कौन सी मोटर होती है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, उसकी रेटिंग के बारे में, कैपेसिटी के बारे में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक के भी बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये वाली जो ब्रेकिंग हो गई रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो गई। तो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग में होता है जो मोटर है वो जनरेटर के तौर पर काम करती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जनरेटर के तौर पर काम कर रही है तो मोटर करंट बनाएंगी और वो जो करंट है उसको हम लोग बेसिकली ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें इंजीनियरिंग का एक प्रिंसिपल बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। इंडक्शन मोटर बेसिकली हम लोग ट्रेन में यूज़ कर रहे हैं इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर अगर हम लोग देखें इंडक्शन जनरेटर के तौर पर काम करती है जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के कंपैरिजन में कम होती है तो, और जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के कंपैरिजन में कम होती है और जब रोटर की स्पीड ज़्यादा होती है तो हमारी जो मोटर है वो जनरेटर के तौर पर बिहेव करती है, बट उतना पावर नहीं बना पाती कि वो जो पावर है उसको हम लोग कहीं पे फीडबैक कर पाए। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं ब्रेक सिस्टम के ऊपर। तो जैसे हमने बात किया, पहला जो ब्रेक है वो है सर्विस ब्रेक। जब हमारी ट्रेन सर्विस में होती है तो ऐसे केस में जो ब्रेक जो लगता है वो होता है सर्विस ब्रेक, राइट। दूसरा जो ब्रेक होता है वो होता है पार्किंग ब्रेक। जब हमारी ट्रेन को हम लोग पार्क कर रहे होते हैं यार्ड में या फिर किसी कार शेड में, तभी जब ब्रेक जो अप्लाई करते हैं वो होता है पार्किंग ब्रेक। फिर उसके बाद तीसरा वाला जो ब्रेक है वो है होल्डिंग ब्रेक। होल्डिंग ब्रेक का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं हम लोग ट्रेन चला रहे हैं और जो ट्रेन है उसको हमने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रोका जहाँ पर ग्रेडियंट आ रहा है, राइट, या फिर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रखा जहाँ पर स्लोप आ रहा है, राइट। तो ट्रेन को हमने चलाया और वो प्लेटफॉर्म पे रख के हमने रोक दिया, स्पीड तो ज़ीरो कर दी, राइट। स्पीड ज़ीरो करने के बाद वो जो ट्रेन है उसे हमें होल्ड करके रखना होगा प्लेटफॉर्म पर, राइट। तो होल्ड करके रखने के लिए हमारे पास जो ब्रेक होता है वो बेसिकली होता है होल्डिंग ब्रेक, जो कि ट्रेन को पूरी तरीके से रुकने के बाद होल्ड करके रखता है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें लास्ट वाला जो ब्रेक है वो है एमरजेंसी ब्रेक। अभी एमरजेंसी ब्रेक का क्या काम होता है, जब हमारी ट्रेन ऑपरेशन में होती है और कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो ऐसे केस में ट्रेन में जो ब्रेक जो लगता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एमरजेंसी ब्रेक। जब एमरजेंसी ब्रेक अप्लाई होता है ट्रेन में तो ऐसे केस में विद इन अ लेस टाइम हमें ट्रेन को रोकना होता है। एमरजेंसी ब्रेक का जो मतलब जो मेन जो मोटिव होता है वो यही होता है कि विद इन अ लेस टाइम हम लोग जो ट्रेन है उसको हम लोग रोक सकें।
अभी एमरजेंसी ब्रेक किस तरीके से काम करता है हम लोग आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें ये ब्रेक सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हमें एक कॉमन सी चीज़ पता होना चाहिए, राइट। कॉमन सी चीज़ क्या पता होना चाहिए, मान लेते हमारी जो ट्रेन है, या फिर हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते एक पर्सन है जो कि बाइक चला रहा है, राइट, और वो पर्सन के पीछे कोई बैठा नहीं है, राइट, और वो जो पर्सन है वो ब्रेक जब लगाएगा तो ऐसे कि इसमें वो बाइक को रोकने के लिए ज़्यादा ब्रेकिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं होगी। कम से कम ब्रेकिंग फोर्स, कम से कम ब्रेकिंग प्रेशर लगा के जो बाइक है उसको हम लोग रोक सकते हैं, राइट। बट अगर वो बाइक में वो पर्सन के साथ अगर और कोई पर्सन पीछे बैठा है तो ऐसे केस में वो जो बाइक है उससे रोकने के लिए जो ब्रेकिंग फोर्स की जो रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी, ब्रेकिंग प्रेशर का जो रिक्वायरमेंट होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये सेम चीज़ हम लोग अभी पढ़ने वाले, जो कि हम लोग ये देखेंगे ट्रेन में जब हम लोग ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं तो ऐसे केस में जो पैसेंजर्स का जो लोड होता है वो कैलकुलेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैसेंजर्स अगर हमारी ट्रेन में अगर कम है तो ऐसे केस में हमें जो ब्रेकिंग प्रेशर जो लगेगा वो कम से कम लगेगा, और मिनिमम ब्रेकिंग प्रेशर में हमारी ट्रेन को हम लोग रोक सकते हैं। और जब पैसेंजर ज़्यादा होंगे तो ऐसे केस में जो ब्रेकिंग प्रेशर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी, और तभी ज़्यादा ब्रेकिंग प्रेशर के साथ हमें ट्रेन को क्या करना होगा, रोकना होगा। ये हमने डिस्कस किया। और एक दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, जब भी हम लोग ट्रेन में ब्रेक अप्लाई करते हैं, जब हम लोग ट्रेन में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें, जो ट्रेन है कुछ पैरामीटर्स होती है उसे इवैल्यूएट कर रही होती है। मतलब जैसे कि कितने डिस्टेंस पर ट्रेन को रोकना है, ट्रेन में पैसेंजर्स कितने हैं, फिर उसके बाद ट्रेन की स्पीड कितनी है, राइट। तो ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने का काम कौन करती है, हमारी ट्रेन करती है। हम लोग मोर प्रिसाइजली बोल सकते हैं ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हमारी ट्रेन में एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट लगा होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर ये जो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है ये क्या करते हैं, इन सारे पैरामीटर्स को क्या करता है, इवैल्यूएट करता है, और इवैल्यूएट करने के बाद ही हमारी जो ट्रेन है उसमें ब्रेक लगता है। मतलब जब हम लोग ट्रेन में ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम लोग सर्विस ब्रेक के बारे में बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, जब हम लोग ट्रेन में ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं तो ऐसे कि इसमें जो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है ये क्या क्या मॉनिटर करता है, ये देखता है कि ट्रेन में मतलब पैसेंजर्स लोड कितना है, ट्रेन में पैसेंजर्स का लोड कितना है, दूसरा ट्रेन की स्पीड कितनी है, तीसरा अगर हम लोग देखें टारगेट डिस्टेंस कितना है। तो ये सारी चीज़ों को क्या करता है, कैलकुलेट करता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है इसमें माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम लगा होता है, और ये जो माइक्रो कंट्रोलर है हमें पता है ये एक ऐसा डिवाइस होता है, माइक्रो कंट्रोलर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। मैथमेटिकल एबिलिटी, कंप्यूटिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है इसके पास, राइट। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है क्या करता है, सारी चीज़ों को क्या करता है, इवैल्यूएट करता है, और इवैल्यूएट करने के बाद एक बेसिकली ब्रेकिंग सिग्नल जनरेट करता है, और वो ब्रेकिंग सिग्नल एक रिले को देता है, और वो जो रिले होता है वो क्या करता है, ट्रेन में ब्रेक लगाने का काम करता है। रिले नहीं लगाता है, रिजर्वॉयर से जो एयर होती है वो पास होती है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि जो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है क्या करता है, सारे पैरामीटर्स को इवैल्यूएट करता है, और इवैल्यूएट करने के बाद ट्रेन में एकदम स्मूथ ब्रेक अप्लाई करता है। यहाँ से अगर हम लोग एक चीज़ अगर नोट डाउन करें, जो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है सारी चीज़ों को जो इवैल्यूएट कर रहा है, इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा सबसे पहला ये होता है कि हमारी ट्रेन में जो ब्रेक जो लगेगा वो क्या होगा, वो एकदम स्मूथ होगा, राइट। दूसरा अगर हम लोग देखें, हमारी ट्रेन में जो जर्क रेट होगा वो कम से कम होगा, ना के बराबर में होगा, मिनिमम होगा। तीसरा अगर हम लोग देखें, जो पावर, जो एनर्जी का जो कंजम्पशन होगा वो भी कम से कम होगा। जैसे कि हमने बात किया, जब पैसेंजर ज़्यादा हो गए तो ऐसे केस में ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा होगा, पैसेंजर अगर कम हो गए तो ऐसे केस में ब्रेकिंग फोर्स कम होगा। ब्रेकिंग फोर्स कम है, फोर्स अगर कम होगा तो ऐसे केस में न्यूमेटिक एयर की सप्लाई जो होगी वो कम से कम होगी, राइट। ऐसे केस में जो एनर्जी है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी ट्रेन में, और आगे भी पार्ट होते हैं ब्रेक सस्पेंडर यूनिट, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसे बेसिकली ब्रेक कंट्रोल यूनिट भी बोला जाता है। तो यहाँ से हमने समझा ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो यहाँ से हमने क्या समझा, ये जो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है ये क्या करता है, कुछ पैरामीटर्स होता है उसे इवैल्यूएट करता है, जैसे कि ट्रेन को कितने डिस्टेंस पे रोकना है, ट्रेन की करंट स्पीड कितनी है, और ट्रेन में कितने पैसेंजर्स है, वो सब चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद एक बेसिकली सिग्नल बनाता है, और वो जो सिग्नल होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस इलेक्ट्रिक ब्रेक सिग्नल बोलते हैं। अभी यहाँ पर ये जो प्रोसेस इलेक्ट्रिक ब्रेक सिग्नल होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बेसिकली प्री कंट्रोल प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो सिग्नल होता है प्रोसेस इलेक्ट्रिक ब्रेक सिग्नल, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्री कंट्रोल प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे बेसिकली CV1 से भी डिनोट किया जाता है।
अभी जो प्री कंट्रोल प्रेशर में किस तरीके से कन्वर्ट होता है, बेसिकली ईपी प्रेशर रेगुलेटर के थ्रू। अब ये ईपी प्रेशर रेगुलेटर क्या होता है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग ये वाली फिगर कंसिडर करें तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये हमने कंसिडर किया, ये है ब्रेक कंट्रोल यूनिट। ये ब्रेक कंट्रोल यूनिट है, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट नहीं है। ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट की एक सेपरेट वीडियो होगी जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे। ये हमने बेसिकली कंसिडर किया है ब्रेक कंट्रोल यूनिट। अब ये ब्रेक कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, इसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि हमने बात किया, जो हमारा जो प्रोसेस इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है जो कि हमें बेकू जनरेट करके देता है ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ये जो प्रोसेस इलेक्ट्रिक ब्रेक सिग्नल होता है, जो सिग्नल होता है प्री कंट्रोल प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है ईपी प्रेशर रेगुलेटर के थ्रू। अभी यहाँ पर ये जो ईपी प्रेशर रेगुलेटर है हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये हमें ईपी प्रेशर रेगुलेटर दिखाई दे रहा है। ईपी प्रेशर रेगुलेटर में अगर हम लोग देखें, ये इतना पूरा ईपी प्रेशर रेगुलेटर है। यहाँ पर ये वाली फिगर अगर हम लोग देखें, हाँ, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो रेड उसमें हमें जो दिखाई दे रहा है, जो रेड सर्कल में हमें जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ईपी प्रेशर रेगुलेटर। ये सेम जो फिगर है इसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। तो यहाँ पर ये जो ईपी प्रेशर रेगुलेटर है, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें हमें बेसिकली दो वाल्व दिखाई दे रहा है। पहला जो वाल्व है यहाँ पर दिखाई दे रहा है A1, दूसरा जो वाल्व है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है A2। यहाँ पर ये जो A1 वाला जो वाल्व होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं चार्जिंग वाल्व, और ये जो A2 वाला जो वाल्व होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंटिंग वाल्व। नाम से पता चल गया होगा यहाँ पर ये चार्जिंग वाल्व और ये वेंटिंग वाल्व क्या होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो चार्जिंग वाल्व है ये क्या करेगा, बेसिकली जो एयर है उसे क्या करेगा, चार्ज करेगा, और जो वेंटिंग वाल्व है ये क्या करेगा, बेसिकली जो हाई प्रेशर जो एयर होगी उसे क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम लोग डिस्कस करें, हमारी ट्रेन में कंप्रेस एयर की क्यों रिक्वायरमेंट होती है। हमारी ट्रेन में कंप्रेसर लगा होता है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये चीज़ के बारे में मेरे को पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था, बट मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी ट्रेन में कंप्रेसर लगा होता है। अभी जो कंप्रेसर होता है ये क्या करता है, कंप्रेस एयर को जनरेट करने का काम करता है। अभी हमारी ट्रेन में कंप्रेस एयर की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्या कंप्रेस एयर का काम होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो कंप्रेस एयर है उसके बहुत सारे यूजेज होते हैं। सबसे पहला, कंप्रेस एयर के वजह से हम लोग हमारी ट्रेन में ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो एयर के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर ये वाला जो है ये है चार्जिंग वाल्व, ये वाला जो वाल्व है ये है वेंटिंग वाल्व। तो ये जो चार्जिंग वाल्व है ये क्या करेगा, जो एयर है उसे चार्ज करेगा, और जो वेंटिंग वाल्व है ये क्या करेगा, एयर को वेंट करेगा, मतलब एयर को डिस्चार्ज करेगा। तो यहाँ पर ये जो एयर जो कंप्रेसर जो बना रहा है, ये जो एयर होती है इसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि ये एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, हमें पता है हमारे घर में वाटर टैंक होता है, वो वाटर टैंक में हम लोग क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं। और वो जो पानी होता है उसको हम लोग अलग अलग जगह पे यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग किचन में यूज़ कर लेते हैं, राइट, अलग अलग जगह पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं वो पानी को, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी, ये जो कंप्रेसर होता है बेसिकली हाई प्रेशर एयर बना रहा होता है, और वो जो एयर होती है उसको हम लोग बेसिकली मेन रिजर्वायर में, ये रिजर्वायर क्या होता है, एयर को रिजर्व करता है। मेन रिजर्वायर में ये जो रिजर्वायर है जस्ट लाइक अ पानी का टैंक। तो वो जो हाई प्रेशर एयर होती है उसको हम लोग कहाँ पर स्टोर कर देते हैं, मेन रिजर्वायर में स्टोर कर देते हैं। अब वो मेन रिजर्वायर से जो एयर है उसको हम लोग अलग अलग जगह पे दे देते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्रेस एयर हमारी ट्रेन में कहाँ कहाँ लगती है, ब्रेकिंग सिस्टम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी ट्रेन में कंप्रेस एयर लगती है। और दूसरा, जब हम लोग पेंटोग्राफ को रेस करते हैं तभी भी हमें कंप्रेस एयर की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रेन में जब हम लोग हॉर्न बजाते हैं तभी भी कंप्रेस एयर की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रेन में जब हम लोग कपलिंग करते हैं तभी भी कंप्रेस एयर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, ट्रेन में कपलिंग करते जैसे हमने बात किया तभी भी कंप्रेस एयर की रिक्वायरमेंट होती है। और फिर उसके बाद एक लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम, वहाँ पे भी कंप्रेस एयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत सारी जगह पे कंप्रेस एयर की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेन में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रेकिंग सिस्टम में होती है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो चार्जिंग वाल्व है A1 और A2, ये क्या करेगा, चार्जिंग वाल्व A1 एंड A2 बेसिकली जो एयर है उसे क्या करेगा, चार्ज और डिस्चार्ज करने का काम करेगा। तो जैसे हमने बात किया, जो ईपी प्रेशर रेगुलेटर है उसके थ्रू क्या हो रहा है, जो प्रोसेस इलेक्ट्रिक ब्रेक सिग्नल है, सबसे पहला जो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है वो प्रोसेस इलेक्ट्रिक ब्रेक सिग्नल जनरेट करके दे रहा है। अब ये प्रोसेस इलेक्ट्रिक ब्रेक सिग्नल को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्री कंट्रोल प्रेशर में कन्वर्ट कर रहे हैं। CV1 से हमने शो किया, प्री कंट्रोल प्रेशर में किसके वजह से कन्वर्ट हो रहा है, ईपी प्रेशर रेगुलेटर के थ्रू। अभी यहाँ पर अभी ईपी प्रेशर रेगुलेटर क्या है, जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर ये जो रेड सर्कल में हमें जो दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं ईपी प्रेशर रेगुलेटर। अभी ईपी प्रेशर रेगुलेटर में हमें दो वाल्व मिला है, A1 और A2। जैसे कि हमने बात किया, A1 जो है चार्जिंग वाल्व, A2 जो है वो है वेंटिंग वाल्व।
अभी यहाँ पर ये वाल्व का हमने फंक्शन भी समझा। ईपी प्रेशर रेगुलेटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 प्री कंट्रोल वाल्व्स A1 एंड A2 एंड प्रेशर सेंसर J। बात करेंगे द प्री कंट्रोल वाल्व सर्व टू बिल्ड अप एंड डिस्चार्ज द प्रेशर। तो जैसे हमने बात किया यहाँ पर ये जो प्री कंट्रोल वाल्व होता है ये क्या करता है, प्रेशर को बिल्डअप करने का काम करता है, प्रेशर को चार्ज करने का काम करता है और प्रेशर को डिस्चार्ज करने का काम करता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो प्री कंट्रोल प्रेशर है इसे हमें क्या करना होता है, सेंस करना होता है। तो प्री कंट्रोल प्रेशर को सेंस करने के लिए बेसिकली एक प्रेशर सेंसर दिया हुआ है। तो जैसे कि हमने बात किया जो प्री कंट्रोल प्रेशर है उसे सेंस करने के लिए एक प्रेशर सेंसर दिया होता है और वो जो प्रेशर सेंसर है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जस्ट होल्ड ऑन। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है वो प्रेशर सेंसर, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ये प्रेशर सेंसर हमें दिखाई दे रहा है। फिगर में अभी अगर हम लोग देखें, फिगर में हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाला प्रेशर सेंसर J। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें J दिखाई दे रहा है एरो की टिप, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमने कंसिडर किया प्रेशर सेंसर J। अभी यहाँ पर ये जो प्रेशर सेंसर है ये क्या करेगा, बेसिकली जो प्री कंट्रोल प्रेशर है उसे सेंस करने का काम करेगा, राइट। अभी इसके बाद अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें सेंसर दिखाई दे रहा है प्रेशर कंट्रोल सेंसर, राइट। एक सेंसर होता है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि क्या करता है, पैसेंजर के लोड को कैलकुलेट करता है, पैसेंजर का लोड कितना उसको कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पर हमने प्रेशर सेंसर J के बारे में बात किया जो कि क्या करता है, बेसिकली जो CV1 प्रेशर है मतलब जो प्री कंट्रोल प्रेशर है उसे क्या करता है, मेजर करने का काम करता है। द EP प्रेशर रेगुलेटर प्लस द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक कंट्रोल यूनिट एंड इट्स सॉफ्टवेयर फॉर्म दी होल कंट्रोल लूप। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे हमने बात किया EP प्रेशर रेगुलेटर ये क्या करता है, बेसिकली जो प्रोसेस इलेक्ट्रिक ब्रेक सिग्नल है उसे किस में कन्वर्ट करता है, प्री कंट्रोल प्रेशर में कन्वर्ट करता है। अभी यहाँ पर ये EP प्रेशर रेगुलेटर, फिर उसके बाद ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। अभी यहाँ पर ये जो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होती है बेसिकली एक इसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है और हमें पता है जो माइक्रो कंट्रोलर है ये क्या एक तरीके से कंप्यूटराइज सिस्टम है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, राइट। तो यहाँ पर ये EP प्रेशर रेगुलेटर जैसे हमने बात किया ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और उसका सॉफ्टवेयर, ये सबसे बेसिकली एक लूप बनता है जिसे बेसिकली बोला जाता है कंट्रोल लूप, राइट। और अगर ये लूप अगर ब्रेक हो जाती है तो ऐसे केस में ये सारा जो सिस्टम है इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हमें सिर्फ यहाँ पर इतना पता होना चाहिए। और भी बहुत सारी लूप होती है हमारी ट्रेन में, जैसे कि सेफ्टी लूप होती है, एमरजेंसी ब्रेक लूप होती है, राइट। अगर सेफ्टी लूप एमरजेंसी लूप ये है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये एक ऐसी लूप होती है जिसमें होता है कि ट्रेन के सारे जो एमरजेंसी जो डिवाइसेस, एमरजेंसी जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है, लूप होती है, एक लूप में कनेक्टेड होती है, राइट। जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। तो जैसे हमने बात किया जो EP प्रेशर रेगुलेटर और जो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और उसका जो सॉफ्टवेयर है, सब के वजह से एक लूप बनती है जिसे बेसिकली बोला जाता है कंट्रोल लूप। तो यहाँ से अब तक हमने क्या समझा है, जो प्रोसेस इलेक्ट्रिक ब्रेक सिग्नल है ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो रहा है, बेसिकली प्री कंट्रोल प्रेशर में कन्वर्ट हो रहा है EP प्रेशर रेगुलेटर के थ्रू। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो प्री कंट्रोल प्रेशर है, ये जो प्री कंट्रोल प्रेशर है इसको हम लोग कहाँ पर भेज देते हैं, इसको हम लोग ऑक्सिलरी रिजर्वायर में भेज देते हैं। किसके थ्रू भेज देते हैं, मेन रिजर्वायर पाइप के थ्रू भेज देते हैं, राइट। जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर क्या है, जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर है ये भी बेसिकली एक तरीके से एक रिजर्वायर होता है जो कि क्या करता है, एयर को रिजर्व करने का काम करता है, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे हमने बात किया जो प्री कंट्रोल प्रेशर है उसको हम लोग कहाँ पर भेज देते हैं, ऑक्सिलरी रिजर्वायर में भेज देते हैं। किसके थ्रू, MR पाइप के थ्रू, मेन रिजर्वायर पाइप के थ्रू। मतलब जो पानी का जो टैंक होता है उसके साथ एक पाइप कनेक्टेड होता है और वो जो पाइप होता है वो अलग अलग जगह पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जो कॉमन पाइप होता है, जैसे कि जो वाटर टैंक होता है, वाटर टैंक के साथ हम लोग एक कॉमन पाइप लगाते हैं और फिर उसके बाद वो जो कॉमन पाइप होता है वो अलग अलग जगह पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे किचन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बाथरूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। जो MR पाइप होता है वो एक कॉमन पाइप होता है और वो जो MR पाइप होता है उसके बाद मतलब बहुत सारे अलग अलग पाइप लगे होते हैं जो कि अलग अलग सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं ट्रेन के, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो प्री कंट्रोल प्रेशर होता है उसको हम लोग ऑक्सिलरी रिजर्वायर में भेज देते हैं। तो जैसे कि हमने बात किया जो प्री कंट्रोल प्रेशर होता है उसको हम लोग कहाँ पर भेज देते हैं, ऑक्सिलरी रिजर्वायर में भेज देते हैं। अभी जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर है इसके थ्रू हमें मिलेगा प्री कंट्रोल प्रेशर। अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर है, ऑक्सिलरी रिजर्वायर के बाद वो जो प्री कंट्रोल प्रेशर होता है वो कहाँ पर जाता है, रिले वाल्व D में जाता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये है रिले वाल्व D, राइट। इसको हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं रिले वाल्व। तो जो ऑक्सिलरी कंप्रेसर है, ऑक्सिलरी कंप्रेसर के थ्रू हमारा जो प्रेशर होता है प्री कंट्रोल प्रेशर ये रिले वाल्व में जाता है।
किसके थ्रू होते हुए जाता है, एमरजेंसी मैग्नेट वाल्व के थ्रू होते हुए जाता है, और यहाँ पर ये लोड डिपेंडेंट वाल्व के थ्रू होते हुए जाता है। अभी यहाँ पर ये जो एमरजेंसी मैग्नेट वाल्व है, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जब हम लोग ट्रेन में एमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं। तो जब हम लोग ट्रेन में नॉर्मल ब्रेक लगाते हैं, जब सर्विस ब्रेक होता है हमारी ट्रेन में, तो ऐसे केस में जो एमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व ये क्या होता है, ये बेसिकली एनर्जाइज्ड होता है, और ये बेसिकली 110 वोल्ट डीसी से चलता है, तो ये एनर्जाइज्ड होता है। और जब हम लोग एमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, डी एनर्जाइज्ड हो जाता है। इसके डी एनर्जाइज होने की वजह से क्या होता है, एनर्जाइज्ड होने की वजह से क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे एमरजेंसी ब्रेक के वीडियो में। तो यहाँ पर ये जो एमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व है, जैसे कि हमने बात किया, ये एनर्जाइज्ड होता है जब हम लोग ट्रेन को सर्विस ब्रेक में चलाते हैं, नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो जैसे हमने बात किया, यहाँ पर जो CV1 प्रेशर होता है, ये बेसिकली रिले वाल्व डी में जाता है एमरजेंसी मैग्नेट वाल्व के थ्रू, जिसके वजह से हमारा जो एमरजेंसी मैग्नेट वाल्व होता है क्या होता है, एनर्जाइज्ड होता है। कब एनर्जाइज्ड होगा, सर्विस ब्रेकिंग के टाइम, और जब एमरजेंसी ब्रेकिंग लगेगा तो ऐसे केस में डी एनर्जाइज्ड हो जाएगा। अब डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे एमरजेंसी जब हम लोग ट्रेन में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये जो वाल्व होता है ये किस तरीके से काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड वाया द लोड कंट्रोल्ड प्रेशर लिमिटिंग वाल्व। तो जैसे हमने बात किया ये जो हमें जो रिले वाल्व हमें जो दिखाई दे रहा है, जो प्री कंट्रोल प्रेशर है वो बेसिकली ऑक्सिलरी रिजर्वायर में था। तो ऑक्सिलरी रिजर्वायर से ये बेसिकली एमरजेंसी ब्रेक वाल्व से होते हुए यहाँ पर ये लोड डिपेंडेंट वाल्व से होते हुए ये रिले वाल्व में आता है। अब ये रिले वाल्व होता है, इसका क्या काम होता है, ये रिले वाल्व ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसके वजह से होता क्या है, जो रिले वाल्व है ये बेसिकली जो रिजर्वायर की जो एयर है, जो रिजर्वायर की जो एयर है उसे ब्रेक सिलेंडर में भेजती है, और ब्रेक सिलेंडर के वजह से होता क्या है, हमारी जो ट्रेन है उसमें ब्रेक लगने का काम उसमें ट्रेन में ब्रेक लग जाता है। अभी यहाँ पर ये जो रिले वाल्व है इसे सिग्नल कौन देता है, इसे सिग्नल देता है ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो जो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है बेसिकली एक ऐसा सिग्नल जनरेट करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग बोल सकते हैं डिमांड सिग्नल बोल सकते हैं। डिमांड सिग्नल क्या होता है, जो डिमांड सिग्नल है वो एक ऐसा ब्रेक सिग्नल होता है, डिमांड सिग्नल, इसको हम लोग ब्रेक डिमांड सिग्नल भी बोल सकते हैं। तो जो ब्रेक डिमांड सिग्नल होता है ये बेसिकली ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है, और ये जो ब्रेक डिमांड सिग्नल होता है बेसिकली एनालॉग सिग्नल होता है, और ये बेसिकली ट्रेन लाइन से होते हुए हमारे रिले वाल्व में आता है, राइट। अब ये ट्रेन लाइन क्या होती है, ये ट्रेन लाइन ये बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जिसके थ्रू हमारे सिग्नल का फ्लो होता है पूरी ट्रेन में। तो जो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है उसके थ्रू एनालॉग सिग्नल हमारे ये रिले वाल्व में आता है, और ये जो रिले वाल्व है उसी एनालॉग सिग्नल के करस्पॉन्डिंग जो रिजर्वायर की जो एयर है उसे ट्रांसमिट कर देता है हमारी ट्रेन के ब्रेक सिलेंडर में। उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे, एक एग्जाम्पल भी कंसिडर करेंगे जिससे हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट अब तक हमें यहाँ पर ये समझ में आया कि जो प्री कंट्रोल रिजर्व, जो प्री कंट्रोल एयर है वो ये एमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व से होते हुए यहाँ पर ये लोड डिपेंडेंट वाल्व से होते हुए यहाँ पर ये रिले वाल्व में आती है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे लोड डिपेंडेंट वाल्व का क्या काम होता है, ये लोड डिपेंडेंट वाल्व को हम लोग एक नाम से जानते हैं बेसिकली, जो कि होता है जैसे कि हमने बात किया लोड कंट्रोल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व, लोड कंट्रोल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व। जैसे कि इससे पहले हमने बात किया था हमारी ट्रेन में अगर नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स अगर ज़्यादा होते हैं, राइट, तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग प्रेशर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ब्रेकिंग प्रेशर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, इसका मतलब जो न्यूमेटिक एयर है, जो कंप्रेस्ड एयर है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, राइट। और जब हमारी ट्रेन में पैसेंजर्स कम हो गए तो ऐसे केस में ब्रेकिंग प्रेशर की रिक्वायरमेंट कम होगी, ब्रेकिंग प्रेशर की रिक्वायरमेंट कम होगी, इसका मतलब जो न्यूमेटिक एयर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, वो कम होगी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो न्यूमेटिक एयर है, जो कंप्रेस एयर है उसको हम लोग लिमिटेड वे में फ़्लो करवा रहे हैं ट्रेन में, राइट। तो यहाँ पर ये जो न्यूमेटिक एयर है जिसको हम लोग लिमिटेड वे में पूरे ट्रेन में फ़्लो करवा रहे हैं या फिर बोल सकते हैं ब्रेकिंग सिस्टम में फ़्लो करवा रहे हैं, तो जो न्यूमेटिक एयर है उसे लिमिट करने का काम कौन करता है, लोड कंट्रोल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व करता है। जैसे हमने बात किया पैसेंजर्स अगर ज़्यादा होंगे तो ब्रेकिंग प्रेशर ज़्यादा होगा और जो एयर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी, राइट। और पैसेंजर कम हो गए, ब्रेकिंग प्रेशर कम, न्यूमेटिक एयर की रिक्वायरमेंट कम। तो यहाँ पर ये जो न्यूमेटिक एयर है, जो न्यूमेटिक एयर है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो न्यूमेटिक एयर है बेसिकली पैसेंजर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, ट्रेन में जो लोड है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर ये जो न्यूमेटिक एयर है, जो न्यूमेटिक एयर को हमें क्या करना होगा, लिमिट करना होगा, कंट्रोल करना होगा। तो ये न्यूमेटिक एयर को कंट्रोल करने का काम, लिमिट करने का काम कौन करता है, लोड कंट्रोल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व करता है, राइट, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लोड कंट्रोल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व, जिसे बेसिकली लोड डिपेंडेंट वाल्व भी बोला जाता है, राइट। अभी यहाँ पर इसके बाद अगर हम लोग देखें एक सेंसर लगा होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है लोड प्रेशर सेंसर, राइट।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें लोड प्रेशर दैट इज़ मेजर बाय दिस प्रेशर सेंसर के इज़ अप्लाइड कॉन्स्टेंटली टू दी पोर्ट टी। तो यहाँ पर ये जो सेंसर है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये वाली फिगर अगर हम लोग कंसिडर करें तो ये वाली फिगर में अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये जो सेंसर है ये क्या करेगा, पैसेंजर लोड को क्या करेगा, सेंस करेगा। यहाँ पर ये वाली फिगर अगर हम लोग देखें, ये वाली फिगर, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें के दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये हमें सेंसर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो सेंसर होगा ये क्या करेगा, बेसिकली पैसेंजर्स के जो लोड होंगे उसे क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, राइट। तो ये जो सेंसर है पैसेंजर का लोड कैलकुलेट करने का काम करेगा। तो लोड प्रेशर दैट इज़ मेजर बाय द प्रेशर सेंसर के इज़ अप्लाइड कॉन्स्टेंटली टू दी पोर्ट टी, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो प्रेशर सेंसर के ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली लोड प्रेशर को क्या कर रहा है, पैसेंजर का जो लोड है उसके वजह से जो प्रेशर जो बन रहा है उसे क्या कर रहा है, सेंस करने का काम कर रहा है। और वो जो प्रेशर होगा उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है कहाँ पर चले जाएगा, बेसिकली ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में चले जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो लोड प्रेशर सेंस करने का काम जो प्रेशर सेंसर के जो कर रहा है, ये जो प्रेशर सेंसर के ये क्या कर रहा है, लोड प्रेशर को सेंस कर रहा है। यहाँ पर एक चीज़ अगर देखें, जो लोड प्रेशर होता है इसका एक और एक नाम से जाना जाता है जो कि होता है बेसिकली टी प्रेशर, राइट। क्योंकि अगर हम लोग देखें जो लोड प्रेशर होता है ये कंटिन्यूसली एक पोर्ट पे लग रहा होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पोर्ट टी। तो एक और एक चीज़ से हम लोग जान सकते हैं जो लोड प्रेशर होता है, एक और एक टर्म से जान सकते हैं जो लोड प्रेशर होता है इसका एक और एक नाम होता है जिसको बेसिकली बोला जाता है टी प्रेशर। तो यहाँ पर ये जो प्रेशर सेंसर के वो क्या करेगा, टी प्रेशर मतलब जो लोड प्रेशर है, पैसेंजर का जो लोड है वो लोड के वजह से जो प्रेशर जो जनरेट होगा, ये बहुत सिंपल वर्ड में हम लोग चीज़ों को याद रख सकते हैं। जो लोड प्रेशर है उसका एक और एक नाम होता है जो कि होता है बेसिकली टी प्रेशर। अब ये टी प्रेशर को कौन सेंस करने का काम करता है, प्रेशर सेंसर के सेंस करने का काम करता है। तो जो प्रेशर सेंसर के ये क्या करेगा, जो टी सेंसर है, जो टी प्रेशर है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर सेंसर के ये क्या करेगा, ये बेसिकली जो टी प्रेशर है, जो लोड प्रेशर, उसे ये टी प्रेशर हमें क्या इंडिकेट करता है, लोड इंडिकेट करता है। तो यही रीज़न की वजह से जो लोड प्रेशर है उसको हमने टी प्रेशर भी बोला। तो प्रेशर सेंसर के ये क्या करेगा, जो टी प्रेशर है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। और ये प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ पर चले जाएगा, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में चले जाएगा। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था जो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है ये क्या करता है, पैसेंजर्स पे कितना पैसेंजर का लोड कितना है ट्रेन के ऊपर, ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन को कितने डिस्टेंस पर रोकना है, तो ये सारी चीज़ को क्या करता है, मैथमेटिकली कंप्यूट करता है। और मैथमेटिकली कंप्यूट करने के बाद क्या करता है, प्रोसेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है, प्रोसेस इलेक्ट्रिक ब्रेक सिग्नल भेजता है। प्रोसेस इलेक्ट्रिक ब्रेक सिग्नल किसको भेजता है, रिले को भेजता है। कौन से रिले को भेजता है, जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये वाले रिले वाल्व को भेजता है, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो इतना हमें यहाँ तक के समझ में आ गया कि जो प्रेशर सेंसर के होता है ये क्या करता है, जो टी प्रेशर होता है उसमें को किस में कन्वर्ट करता है, प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है कहाँ पर चले जाता है, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में चले जाता है। अभी जब ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में जब ये सिग्नल चले जाता है तो ऐसे कि इसमें जो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या करता है, कंप्यूट करता है सारे सिग्नल्स को। जैसे हमने बात किया कितने डिस्टेंस पे ट्रेन को रोकना है उसके लिए भी एक सिग्नल आएगा, ट्रेन की स्पीड कितनी है उसके लिए भी एक सिग्नल आएगा, ट्रेन पे लोड कितना है उसके लिए भी एक सिग्नल आएगा, जो कि अभी हमने बात किया बेकू में। तो जो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होगा ये क्या करेगा, ये सारी चीज़ को कंप्यूट करेगा और कंप्यूट करने के बाद एक सिग्नल जनरेट करेगा जिसे बेसिकली बोला जाता है डिमांड सिग्नल। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिमांड सिग्नल, ये जो डिमांड सिग्नल होता है इसको हम लोग बेसिकली ब्रेकिंग डिमांड सिग्नल भी बोल सकते हैं। और ये जो डिमांड सिग्नल होता है ये सिग्नल के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग ब्रेक अगर अप्लाई करेंगे तो ऐसे केस में हमारी जो ट्रेन है वो एकदम स्मूथली रुकेगी। दूसरा, जो एनर्जी का जो कंजम्पशन होगा वो भी कम होगा और ट्रेन में जो जर्क रेट होगा वो भी कम से कम होगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है ये क्या किया, ये बेसिकली डिमांड सिग्नल जनरेट किया। अभी यहाँ पर ये जो डिमांड सिग्नल है ये कहाँ पर जाएगा, रिले वाल्व डी में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, रिले वाल्व डी में जाएगा। जैसे हमने बात किया रिले वाल्व डी, तो जो रिले वाल्व है हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो जो रिले वाल्व है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। तो मान लेते जो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है उसने जो ब्रेक डिमांड सिग्नल जो जनरेट किया वो बेसिकली एनालॉग सिग्नल होगा, राइट। मान लेते वो जो सिग्नल है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो बेसिकली 5 बार है। कितनी वैल्यू है, 5 बार, राइट। तो जो ब्रेक डिमांड सिग्नल जो बेकू ने जो जनरेट किया ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है वो कितना है, वो है 5 बार। अभी जो 5 बार का जो सिग्नल है एनालॉग सिग्नल वो ट्रेन लाइन से होते हुए यहाँ पर ये जो रिले वाल्व जो दिखाई दे रहा है इसमें आ जाएगा। अभी यहाँ पर ये जो रिले वाल्व है वो क्या करेगा,
वो 5 बार का जो सिग्नल जो था, 5 बार का जो एनालॉग सिग्नल था, उसके करस्पॉन्डिंग 5 बार की न्यूमेटिक एयर को ऑक्सिलरी रिजर्वायर से डिस्चार्ज करा देगा, और वो जो 5 बार की जो न्यूमेटिक एयर होगी वो ब्रेक सिलेंडर में जाएंगी और ट्रेन में क्या होगा, ब्रेक लगेगा। और कुछ इस तरीके से हमारी ट्रेन में सर्विस ब्रेक लगता है, फिर बोल सकते हैं नॉर्मल ब्रेक हमारी ट्रेन में लगता है। तो ये बेसिकली ये पूरा जो सिस्टम है ये है ब्रेक कंट्रोल यूनिट। हमने ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और ब्रेक कंट्रोल यूनिट दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर इसको हम लोग ब्रेक कंट्रोल यूनिट क्यों बोल रहे हैं, BCU क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो ब्रेक कंट्रोल यूनिट है ये क्या कर रहा है, बेसिकली ट्रेन का जो ब्रेकिंग सिस्टम है, ट्रेन का जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसे कंट्रोल करने का काम कर रहा है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो ब्रेक कंट्रोल यूनिट है इसमें बेसिकली जो एयर का जो फ्लो है वो बेसिकली कंट्रोल वे में हो रहा है, तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्रेक कंट्रोल यूनिट, राइट। और जो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है हम लोग एक तरीके से जान सकते हैं, जो ब्रेक कंट्रोल यूनिट होता है ये क्या करता है, जो ब्रेक कंट्रोल यूनिट होता है ये बेसिकली एक कार के नीचे 2 बोगीज़ लगी होती है और वो दोनों बोगीज़ पर ब्रेक अप्लाई करने का काम कौन करता है, ब्रेक कंट्रोल यूनिट करता है। तो अल्टीमेटली ट्रेन में जो ब्रेक अप्लाई करने का जो काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, ब्रेक कंट्रोल यूनिट कर रहा है। एक तरीके से जान सकते हैं जो ब्रेक कंट्रोल यूनिट होता है ये क्या करता है, बेसिकली जो रिजर्वायर की जो एयर है उसे ब्रेक सिलेंडर में भेजने का काम करता है ब्रेक कंट्रोल यूनिट। तो हमारी ट्रेन में एक कार में 2 बोगी लगी होती है और 2 बोगी में हमें जब ब्रेक लगाना होता है तो जो ब्रेक कंट्रोल यूनिट है ये क्या करता है, बेसिकली दोनों बोगी के ब्रेकिंग सिस्टम में एयर को ट्रांसमिट करता है, एयर को भेजता है रिजर्वायर के थ्रू, राइट। और जो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है, जो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है बेसिकली कितने स्पीड पे ब्रेक लगाना है, कितने डिस्टेंस में ब्रेक लगाना है, पैसेंजर्स कितने हैं ट्रेन में, लोडिंग कितनी है, वो सब सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करता है, मैथमेटिकली इवैल्यूएट करता है, और इवैल्यूएट करने के बाद BCU को कमांड भेजता है, और जो ब्रेक कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है, बेसिकली ट्रेन में ब्रेक लगाने का काम करता है। तो सिंपल वे में हम लोग याद रख सकते हैं जो ब्रेक कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या करता है, जो ब्रेक कंट्रोल यूनिट होता है ट्रेन में ब्रेक लगाने का काम करता है, और ब्रेक कंट्रोल यूनिट को सिग्नल कौन भेजता है, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट BCU को सिग्नल भेजेगा और जो BCU है वो क्या करेगा, ट्रेन में ब्रेक लगाने का काम करेगा। एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, जो एमरजेंसी ब्रेक मैग्नेट वाल्व होता है ये बेसिकली सर्विस ब्रेकिंग के टाइम, नॉर्मल ब्रेकिंग के टाइम ये बेसिकली एनर्जाइज्ड होता है, राइट। और जब एमरजेंसी ब्रेक हम लोग अप्लाई करते हैं क्या हो जाता है, ये बेसिकली डी एनर्जाइज्ड हो जाता है, और जब ये डी एनर्जाइज्ड हो जाता है तो ऐसे केस में सेफ्टी लूप ब्रेक हो जाती है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे।